तो हमारे चेयरपर्सन मनोज श्रीवास्तव सर के अनुमति से अब हमारी बातचीत शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले डायबिटीज है क्या वो समझने की कोशिश करें हम। तो यह एक क्रोनिक मेटाबॉलिक डिजॉर्डर है। अब मेटाबॉलिक डिजॉर्डर मतलब क्या होता है कि हमारे शरीर में जो कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, प्रोटीन है, उसका प्रॉपर मेटाबॉलिज्म हो ताकि हमारे शरीर में एनर्जी मिल सके, हमारे शरीर का ग्रोथ हो सके, हमारे शरीर की इम्यूनिटी बनी रहे। अब अगर इसका मेटाबॉलिज्म प्रॉपरली नहीं होता है तो हैफेजार्ड तरीके से ब्लड में शुगर लेवल बढ़ जाता है, फैट का जो मेटाबॉलिज्म होना चाहिए वो गड़बड़ होके शुगर का प्रोडक्शन करने लगता है, प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म होके शुगर का प्रोडक्शन करने लगता है, जिसे ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं। तो ये जो मेटाबॉलिक डिजॉर्डर है, इस मेटाबॉलिक डिजॉर्डर के जड़ में जो कारण है वो है डिफेक्टिव इंसुलिन सिक्रीशन या एक्शन। अब इंसुलिन सिक्रीशन या एक्शन, अल्टीमेटली इंसुलिन काम कम कर रहा है, चाहे हमारे शरीर में बन कम रहा हो या बन भी रहा हो तो वो काम सही से नहीं कर रहा है। सो व्हाट वी कॉल इट एब्सोल्यूट इंसुलिन डिफिशियंसी या रिलेटिव इंसुलिन डिफिशियंसी। या तो इंसुलिन बन ही नहीं रहा है और अगर बन भी रहा है तो प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है। अब क्या होता है कि इंसुलिन की कमी से जो लगातार ब्लड शुगर लेवल बढ़ा हुआ रहता है तो डायबिटीज से लॉन्ग टर्म डैमेजेस होने लगते हैं। हमारे शरीर के विभिन्न अंग हैं, जैसे आंख, किडनी, नसें हैं, नर्व है, हार्ट है, ब्लड वेसल्स है, वहां पर ये शुगर जाके डैमेज करता है। अब डैमेज करने का क्या है कि इन्फ्लामेशन को बढ़ाता है, एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट होते हैं, छोटे छोटे वेसल्स होते हैं, उसके अंदर इन्फ्लामेशन हो जाए जिसको माइक्रो एंजियोपैथी बोलते हैं या माइक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन बोलते हैं। बड़े वेसल्स हैं उसके अंदर एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाता है। तो चूंकि शुगर या ब्लड ग्लूकोज ऐसा चीज है जो सभी जगह उपस्थित है और जब इसका लेवल जरूरत से ज्यादा हो तो वो टॉक्सिक हो जाता है और ईच एंड एवरी सेल के अंदर इन्फ्लामेशन कराता है, तो हमारे शरीर में डैमेज होता है। और जब ये डैमेज हमें प्रकट होता है तब हमें पता चलता है कि डायबिटीज से हमें दिक्कतें हो रही हैं। तो इस बैकग्राउंड में जब हमें दिख जाता है कि डायबिटीज है, ब्लड शुगर लेवल बढ़ा हुआ है, तो हमें उसके ट्रीटमेंट करने की जरूरत होती है। अब डायबिटीज में एक्यूट सिम्टम्स होते हैं जो ब्लड शुगर लेवल बढ़ने के कारण हो, जैसे वजन कम हो जाना, पेशाब बहुत ज्यादा जाना, कमजोरी हो जाना, हाथ पैर में दर्द वगैरह होना। तो कुछ ये एक्यूट कॉम्प्लिकेशन ड्यू टू हाइपरग्लाइसीमिया हुए, और क्रोनिक कॉम्प्लिकेशन जो लॉन्ग टर्म डैमेज होने के कारण होता है। अब जहां तक डायबिटीज के बारे में बात करते हैं तो प्री डायबिटीज एक टर्म है, वो हमें समझना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे डायबिटीज के बारे में हमारा ज्ञान बढ़ा है हम अब यह समझ रहे हैं कि डायबिटीज होने तक का इंतजार करने से अच्छा है हम प्री डायबिटीज के लेवल में ही पेशेंट को आइडेंटिफाई कर लें। और अगर पेशेंट को प्री डायबिटीज के लेवल में आइडेंटिफाई कर लेते हैं और वहीं पर हम स्ट्रिक्ट लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करते हैं तो पेशेंट डायबिटीज में कन्वर्ट नहीं करेगा। तो प्री डायबिटीज ऐसा लेवल है ब्लड शुगर का जहां की डायबिटीज अभी हुआ नहीं है लेकिन उनमें डायबिटीज होने की संभावनाएं प्रबल हैं। और डायबिटीज होने की संभावनाएं प्रबल हैं तो कार्डियोवास्कुलर डिजीज, हार्ट से रिलेटेड डिजीजेस, वेसल्स से रिलेटेड डिजीजेस, किडनी, आंखें, ये सब डैमेज होने की संभावनाएं उनमें भी बढ़ जाती है। इसलिए कहा जाता है कि डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जो प्रकट होने से कम 5 से 7 साल पहले शुरू हो चुका है, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर जब इंसुलिन बनने की क्षमता 50% से कम हो जाती है तभी जाके ये मैनिफेस्ट होता है। तो जो डैमेज की प्रक्रिया है वो तो तभी शुरू हो गई जब इंसुलिन बनना कम हो गया, हमारा प्री डायबिटीज हुआ, टॉक्सिसिटी होने लगा। तो डायबिटीज ओवरऑल एक क्रोनिक मेटाबॉलिक डिजॉर्डर है जिसमें कि इंसुलिन की कमी के कारण शुगर बहुत ज्यादा बढ़ता है, और शुगर बढ़ता है तो लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म दोनों तरह के डैमेजेस हमारे बॉडी में होते हैं। अब
डायबिटीज 3 प्रकार के मुख्यतः, वैसे तो बहुत प्रकार के हैं, 7-8 प्रकार के हो गए हैं, डिफिनीशन बनते जा रहे हैं, लेकिन हमारे स्तर में अभी हमें 3 चीज सोचना है। एक टाइप 1 डायबिटीज, दूसरा टाइप 2 डायबिटीज और तीसरा जेस्टेशनल डायबिटीज। ओके, अब टाइप 1 डायबिटीज क्या होता है कि इसमें जो बीटा सेल्स होते हैं पैंक्रियाज के कारण, जो कि इंसुलिन का सिक्रीशन करते हैं, उसका डिस्ट्रक्शन हो जाता है, ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन होता है। तो यहाँ पे जो बेसिक डिफेक्ट है वो है कि इंसुलिन सिक्रीशन ही खत्म हो जाए, और इसका यूजुअली जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन के साथ किसी वायरस से इंफेक्शन हो, टॉक्सिन हो या स्ट्रेस हो, उसमें होता है, और यूजुअली ये ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन है। अब ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन होगा तो इंसुलिन बनाने वाले जो बीटा सेल हैं पैंक्रियाज में, उनका डिस्ट्रक्शन हो जाता है। अब जो सडन डिस्ट्रक्शन होता है, तो जब 80 to 90% ऑफ द बीटा सेल डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, मतलब हमारे पास मात्र 10% या 20% इंसुलिन बनाने की क्षमता होती है, तब ऐसे पेशेंट में ये एक्यूट प्रेजेंटेशन, मतलब एकाएक प्रेजेंट करता है, और एकाएक प्रेजेंट करता है तो सीवियर कॉम्प्लिकेशंस लेके आता है। तो ये टाइप 1 डायबिटीज का मुख्य क्राइटेरिया है। टाइप 1 डायबिटीज में और भी अन्य प्रकार के भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स पाए जाते हैं, जैसे हाइपोथायराइडिज्म है, सीलिएक डिजीज है। अब क्योंकि ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है तो यूजुअली ये यंगर एज में पाया जाता है, 10 साल से कम में, 20 साल से कम में, 30 साल से कम में। मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स आर diagnosed before the onset of puberty, यूजुअली 10-12 साल से पहले हो जाता है। थ्योरेटिकली ये 30 साल में भी हो सकता है, 40 साल में भी हो सकता है, क्योंकि ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन आपके पैंक्रियाटिक बीटा सेल का कभी भी हो सकता है। बट मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स are young in age, less than 13-14 years of age, and there is absolute deficiency of insulin due to destruction of the beta cell which is responsible for the production of insulin. अब इसमें क्या होता है, एब्रप्ट ऑनसेट होता है, एकाएक इंसुलिन बनना बंद हुआ, शुगर बहुत ज्यादा बढ़ा, तो इंक्रीज्ड थर्स्ट एंड हंगर, खूब भूख लगेगी, खूब प्यास लगेगी, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, ग्लूकोसूरिया होता है, ब्लड शुगर 180 के ऊपर गया, यूरिन में निकलना शुरू हुआ, यूरिन में शुगर के साथ वाटर भी बहुत ज्यादा जाता है तो पेशेंट डिहाइड्रेट हो जाता है, वेट लॉस, थकावट, और चूंकि एब्सोल्यूट डिफिशियंसी है इसलिए इसमें फैट का मेटाबॉलिज्म प्रॉपर तरीके से नहीं होता है। तो जब फैट का एक्सेसिव डिस्ट्रक्शन होता है तो वहां पे कीटोन बनने की संभावना होती है, तो कीटो एसिड्स बनते हैं, तो हमारा ब्लड एसिडोटिक हो जाता है, तो इसे हम लोग डायबिटिक कीटो एसिडोसिस बोलते हैं। तो टाइप 1 डायबिटीज पेशेंट में बहुत बार ऐसा देखा गया है कि एक्यूट प्रेजेंटेशन एसिडोसिस के साथ होता है, जिसे हम लोग डायबिटिक कीटो एसिडोसिस कहते हैं। अब चूंकि मेन डिफेक्ट इसका इंसुलिन सिक्रीशन है, शरीर में इंसुलिन बन ही नहीं रहा है, तो दवा तो काम करेगी नहीं, तो हमें इसमें इंसुलिन ही देना पड़ता है। अब इंसुलिन के साथ साथ इसमें जो महत्वपूर्ण चीज है वो मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी है। अब क्या है कि चाहे आप कितना भी इंसुलिन बाहर से दे दो, शरीर के अंदर जो फिजियोलॉजिकल रिलीज इंसुलिन का होता है, जब खाना खाए, शुगर बढ़ा, हमारे पैंक्रियाज में सेंसिटिविटी गया, उस हिसाब से इंसुलिन रिलीज हो गया। लेकिन अब हम पेशेंट को बाहर से इंसुलिन दे रहे हैं, तो हमारे पेशेंट को न्यूट्रिशन भी हमें बाहर से दिए जाने वाले इंसुलिन के रिलीज पैटर्न के हिसाब से देना पड़ेगा। क्योंकि अब इंट्रिंसिक अंदर में बनने वाला इंसुलिन जो खाना के रिस्पॉन्स में बनता था और खाना के रिस्पॉन्स में, शुगर के रिस्पॉन्स में ब्लड शुगर को कंट्रोल करता था, वो इंट्रिंसिक इंसुलिन बनना बंद है, हम बाहर से इंसुलिन दे रहे हैं। तो हमें पेशेंट का डाइट और न्यूट्रिशन पेशेंट के इंसुलिन प्रोग्राम के हिसाब से उन्हें समझाना पड़ेगा। अब फिजिकल एक्टिविटी भी है, नॉर्मल फिजिकल एक्टिविटी होता है, शुगर कम हुआ, इंसुलिन बॉडी में बनना कम हो गया, ग्लूकागॉन बनना शुरू हो गया, ग्लूकोनियोजेनेसिस हो रहा है। अब हम ये जो नॉर्मल फिजियोलॉजी है वो तो है नहीं अपने पास, अब हम फिजियोलॉजी, चूंकि इंसुलिन है नहीं, हमें बाहर से देना पड़ रहा है, तो फिजिकल एक्टिविटी भी हमें टाइप 1 डायबिटीज पेशेंट का ऐसे गवर्न करना चाहिए कि वो मैच करे पेशेंट के ब्लड शुगर लेवल से। एक्टिविटी करने से पहले वो ब्लड शुगर नाप ले, एक्टिविटी करने से पहले थोड़ा सा खा ले, ताकि एक्टिविटी करने के दौरान उसको एडिक्वेट ब्लड शुगर मिलता रहे और उसको हाइपोग्लाइसीमिया नहीं हो। अब
एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज होता है कि टाइप 1 डायबिटीज का जब ट्रीटमेंट करते हैं तो इसमें डायबिटीज का एजुकेशन, चूंकि बच्चा है, जीवन भर के लिए ये बीमारी उसे है, उसको समझाना पड़ेगा कि आपके शरीर में इंसुलिन की कमी है, इंसुलिन का डोज कैसे देना है। उसको समझाना पड़ेगा कि कार्ब काउंटिंग कैसे होता है, आप कितना कैलोरी खा रहे हो, कितना कैलोरी के हिसाब से कितना इंसुलिन लेना पड़ेगा, आपको ब्लड शुगर मॉनिटरिंग करना है, ब्लड शुगर मॉनिटरिंग का क्या इंपॉर्टेंस है, ये सब चीजें हमें समझानी पड़ेगी। जब हमारा पेशेंट एडुकेट हो जाएगा तभी वो प्रॉपर मैनेजमेंट कर पाएगा डायबिटीज का। आप चाहे कितना भी बहुत बढ़िया ट्रीटमेंट कर लो, लेकिन जिस बच्चे को टाइप 1 डायबिटीज है या जिस बंदे को टाइप 1 डायबिटीज है, उसे हमें इस टाइप 1 डायबिटीज के पैथोफिजियोलॉजी और ट्रीटमेंट एस्पेक्ट को सिखाना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, और जब वो समझ जाएगा तब वो ट्रीटमेंट प्लान का पार्ट हो जाएगा। इसलिए डायबिटीज के ट्रीटमेंट में पेशेंट एजुकेशन एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है, और टाइप 1 डायबिटीज में तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। और हम लोगों ने देखा है कि टाइप 1 डायबिटीज के पेशेंट्स जो बच्चे होते हैं वो बहुत रिस्पॉन्सिव होते हैं। जब आप उनको अच्छे से समझाओगे तो वो बड़े कमिटेड होके आपके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं और उनमें मैनेजमेंट बहुत अच्छा होता है। उसी तरह ग्लूकोज मॉनिटरिंग है, ब्लड ग्लूकोज, कीटोन के लेवल मॉनिटरिंग है। जब आप टाइप 1 डायबिटीज का होलिस्टिक अप्रोच करते हो तो आपको सभी चीज सोचना पड़ेगा। क्योंकि इंसुलिन के बारे में हमारे नेक्स्ट स्पीकर डॉक्टर निशांत कनोडिया बताने वाले हैं, कुछ चीज हम उनके लिए छोड़ रहे हैं। हम एक आउटलाइन दे रहे हैं कि टाइप 1 डायबिटीज क्या है और उसका ट्रीटमेंट कैसे करना है। अब टाइप 2 डायबिटीज यूजुअली ओल्डर एज में होता है, ओबेसिटी से रिलेटेड होता है, और यहाँ पे रिलेटिव इंसुलिन डिफिशियंसी होता है। मतलब क्या कि इंसुलिन हमारे शरीर के अंदर बन रहा है लेकिन जितनी मात्रा में चाहिए उतना बन नहीं रहा है, और उसके साथ इंसुलिन रेसिस्टेंस है, मतलब जो बन भी रहा है वो अच्छे से काम नहीं कर रहा है। तो क्या हो रहा है कि इंसुलिन बन रहा है लेकिन बॉडी हमारा इंसुलिन अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पा रहा है। तो इंसुलिन का जो काम था ग्लूकोज को सेल के अंदर पहुंचाना वो नहीं हो पा रहा है, ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म कराना ताकि एनर्जी मिल सके वो नहीं हो पा रहा है। सो इसमें बेसिक डिफेक्ट है इंसुलिन का रेसिस्टेंस, इंसुलिन का रिलेटिव डिफिशियंसी, सिक्रीशन। अब इन सब चीजों के कारण क्या होता है कि ग्लूकोज का ओवर प्रोडक्शन लीवर से होने लगता है, जिसको हम ग्लूकोनियोजेनेसिस बोलते हैं। क्योंकि इंसुलिन का काम होता है कि ग्लूकोज के प्रोडक्शन को कंट्रोल करके रखे। जब इंसुलिन कम है तो लीवर में ग्लूकोज का प्रोडक्शन ज्यादा होता है, मसल में ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन कम होता है। तो ये सब मैकेनिज्म है टाइप 2 डायबिटीज के। अब टाइप 2 डायबिटीज यूजुअली ओल्डर एज में होता है, बट नाउ, अभी मैं तुरंत बोला कि अब ये विस्फोट कर चुका है, अब ये नई कहानी हो चुकी है कि बच्चों में भी, यंगर बच्चों में आजकल हम लोगों को 15 साल, 18 साल, 20 साल के ओबीज बच्चे हैं जिनका लाइफ स्टाइल बहुत ज्यादा सेडेंटरी है, काम नहीं करते हैं, अनहाइजीनिक फूड खाते रहते हैं, हाई फैट डाइट वाली चीजें खाते रहते हैं। तो आजकल यंग पॉपुलेशन में टाइप 2 डायबिटीज होने लगा है, एंड दैट इज बेसिकली बिकॉज ऑफ इंसुलिन रेसिस्टेंस। अब टाइप 2 डायबिटीज कुछ इथनिक ग्रुप है जिसमें ज्यादा पाया जाता है, इसका स्ट्रॉन्ग जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है, यूजुअली ओवरवेट और ओबीज लोगों में होता है। इसमें कीटोएसिडोसिस होने की संभावनाएं कम रहती है, और हो रहती भी है तो तब जिसको बहुत दिनों तक बहुत प्रोलॉन्ग्ड हाइपरग्लाइसीमिया हो गया, कुछ एक्यूट इन्फ्लामेशन, इन्फेक्शन या एक्यूट इवेंट हो गया, उन्हीं में कीटोएसिडोसिस होता है। इनमें हाइपरग्लाइसीमिया वाले सिम्टम्स जो मैंने आपको शुरू में बताए थे वो हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, बट कुछ सिम्टम्स जैसे आंखों में रोशनी की कमी, घाव नहीं भर रहा है, कोई अगर घाव हो गया तो लंबे समय तक रहा, पैर में सुन्नपन, झंझनाहट, बार बार फंगस का इन्फेक्शन, कुछ एक पेशेंट में माइक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन जैसे किडनी से रिलेटेड डिजीजेज, रेटिनोपैथी है जिसके कि आंख में रेटिना के अंदर ब्लड वेसल्स ग्रो हो जाते हैं, ब्लीडिंग हो जाते हैं, तो रोशनी कम हो जाती है, कुछ पेशेंट्स में ऐसे कॉम्प्लिकेशंस भी आते हैं। अब टाइप 2 डायबिटीज के मैनेजमेंट का अगर हम प्लान देखें, अभी मैं गोलियों के बारे में नहीं बात कर रहा, मैं इंसुलिन के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं एक ओवरऑल पिक्चर देना चाहता हूं कि किसी भी टाइप 2 डायबिटीज या डायबिटीज के प्लान में सबसे पहला होता है मील प्लानिंग। हमें पेशेंट को एडुकेट करना है
कि आपका भोजन कैसा होना चाहिए, भोजन में क्या होना चाहिए, मतलब कार्बोहाइड्रेट कितना होना चाहिए, फैट कितना होना चाहिए, प्रोटीन कितना होना चाहिए, पोर्शन साइज उनको समझाना है, अमाउंट ऑफ कैलोरीज समझाना है, स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट डाइट समझाना है, वेट मैनेजमेंट उनको समझाना है, बिकॉज वेट ओवरवेट एंड ओबेसिटी इज एसोसिएटेड विद एडिपोसिटी एंड विसरल एडिपोसिटी इज एसोसिएटेड विद इंसुलिन रेजिस्टेंस। मोटे आदमी के अंदर चर्बी है, चर्बी एब्डोमेन के अंदर में फैट जमा है, लीवर के अंदर में फैट जमा है, और वो ऐसे काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन्स रिलीज कराते हैं कि हमारा इंसुलिन काम नहीं कर रहा है। तो अगर ऐसे पेशेंट का हम वेट लॉस करवा देते हैं, उनके अंदर फैट की मात्रा घटा देते हैं, तो काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन कम हो जाते हैं। काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन कम हो जाते हैं तो उनके शरीर के अंदर जो ऑलरेडी इंट्रिंसिक इंसुलिन बन रहा है वो काम करने लगता है। कुछ एक स्टडीज आए हैं जो बताते हैं कि अगर इंटेंसिव वेट लॉस कर दिया जाए, रिडक्शन ऑफ वेट बाय 10%, अर्ली ऑनसेट ऑफ टाइप 2 डायबिटीज में कर लिया जाए, तो अप टू 50% ऑफ द पेशेंट्स में डायबिटीज का रिवर्सल भी होता है। सो पेशेंट को एडुकेट करना जरूरी है अबाउट देयर मील, अबाउट देयर वेट मैनेजमेंट। हम लोग के यहाँ वेट के बारे में लोग बहुत सेंसिटिव हैं। डॉक्टर साहब बोल रहा है लोग कि अब हम दुबले हो गए, हम कमजोर दिख रहे हैं। हमें समझाना है कि भैया ये मोटापा के कारण ही तो आप बीमार हो, ये वेट ही आपका दुश्मन है। तो यहाँ पे सोशल परसेप्शन होता है कि जो मोटा आदमी है वो हेल्दी आदमी है। आप किसी को बोल दीजिए आप मोटे हो तो वो बुरा मान जाएगा, मोटे आदमी को बोलो आप हेल्दी हैं, दिस इज पैराडॉक्स। अरे मोटा आदमी हेल्दी नहीं, अनहेल्दी है, बीमार है। बट हमारे यहाँ सोशल टैबू जुड़ा हुआ है, मोटापा मीन्स हेल्दी, खाता पीता घर का है। वी नीड टू एडुकेट देम कि भैया मोटापा एक बीमारी है एंड यू आर सिक। मोटा मतलब हेल्दी नहीं होता है, मोटा मतलब अनहेल्दी होता है। दीज आर बेसिक concept that has to be given in a patient of type 2 diabetes. Then only they will be able to understand the cause of type 2 diabetes, and then only they will be able to adhere to lifestyle modifications being suggested. अब एक्सरसाइज किसी भी टाइप 2 डायबिटीज मैनेजमेंट प्लान का इंटीग्रल पार्ट है, क्योंकि एक्सरसाइज से इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ती है, मसल्स के अंदर ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन बढ़ता है, फिजिकल एक्टिविटी से बढ़ता है। अल्टीमेटली पैथोफिजियोलॉजी क्या है, इंसुलिन बन कम रहा है और जो बन भी रहा है वो अच्छे से काम नहीं कर रहा है। तो हमें पेशेंट को सिखाना है कि पहले लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में ऐसी चीजें आप करो, ऐसी चीजें इंक्लूड करो कि आपका जो पहले शरीर के अंदर इंसुलिन बन रहा है वो इंसुलिन अच्छे से काम करे। अब सेकंड पार्ट आता है दवाइयां। तो ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग्स हैं, बहुत सारी गोलियां हैं। इंसुलिन सेंसिटाइजर्स होते हैं जो कि शरीर के अंदर इंसुलिन बन रहा है उसको अच्छे से काम कराएं। इंसुलिन सिक्रेटोगॉग्स होते हैं जो कि शरीर के अंदर इंसुलिन के सिक्रीशन को बढ़ाता है, इंसुलिन भी दिया जाता है। और कुछ और इंजेक्टेबल होते हैं जो गट के ऊपर काम करते हैं और ओवरऑल इंसुलिन के सिक्रीशन को बढ़ाते हैं और डायबिटीज के पॉजिटिव चीजों को रोकते हैं। इस संदर्भ में एक नई दवा भी आई है जो किडनी पर काम करती है, और किडनी का भी एक महत्वपूर्ण रोल है डायबिटीज के कॉजेशन में, और उस किडनी को भी सही से काम करवाती है ताकि डायबिटीज के ट्रीटमेंट में हो सके। एक बार फिर से, किसी भी पेशेंट का डायबिटीज का इलाज करना है तो डायबिटीज का सेल्फ मैनेजमेंट एजुकेशन, पेशेंट को एडुकेट करना डायबिटीज के बारे में, ब्लड शुगर के बारे में, कितना ब्लड शुगर आपका होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए, जब आपका ब्लड शुगर बढ़ रहा है तो आपको क्या मॉडिफिकेशन करना चाहिए, क्या एक्सरसाइज करना चाहिए, क्या खाने पाने में खान पान में आपको नियंत्रण करना चाहिए। सो कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशन ऑफ द पेशेंट हैविंग डायबिटीज should be the integral part of any management plan of type 2 diabetes. सेल्फ मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड ग्लूकोज, ये हमारे यहाँ कम है क्योंकि हम एडुकेट नहीं कर पा रहे हैं। अब हमें ये बताना पड़ेगा कि आप अगर गाड़ी चला रहे हो और गाड़ी का हेडलाइट बंद है और अंधेरे में गाड़ी चला रहे हो तो एक्सीडेंट होगा या नहीं होगा। तो आप डायबिटीज का इलाज कर रहे हो, ग्लूकोज से खेल रहे हो और आपका ग्लूकोज कितना है ये आप ही को नहीं पता है, तो ग्लूकोज का इलाज कैसे होगा। सो सेल्फ मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड ग्लूकोज जो हमें एडुकेट करना पड़ेगा। हमारे कंट्री में फाइनेंशियल एस्पेक्ट है, एजुकेशन का एस्पेक्ट है, टेक्निकलिटीज लोग नहीं कर पाते हैं, सोसाइटी में फैमिली में डिपेंडेंट होते हैं कि मेरा बेटा था वो करता था, बेटे की नौकरी लग गई अब दूसरे शहर में चला गया अब मेरा नहीं हो पा रहा। सो दीज आर कॉमन थिंग्स दैट हैपन इन पेशेंट्स ऑफ टाइप 2 डायबिटीज। वी नीड टू टेक
पेन एंड एडुकेट पीपल अबाउट इट। उसी तरह टाइप 2 डायबिटीज के ट्रीटमेंट में कोमॉर्बिड कंडीशंस लाइक हाइपरटेंशन, लिपिड एब्नॉर्मलिटीज का होना चाहिए। जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस, ग्लूकोज इंटॉलरेंस जब प्रेगनेंसी के दौरान होता है, ऑलमोस्ट 7% ऑफ ऑल प्रेगनेंसीज में होता है। यहाँ पे प्रेगनेंसी के दौरान ऐसे हार्मोन्स निकलते हैं जो इंसुलिन रेसिस्टेंस कराते हैं। यूजुअली हिस्ट्री ऑफ ओवरवेट या ओबीज मदर होता है। देयर इज जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन आल्सो। यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट इंटॉलरेंस हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, क्योंकि अगर ब्लड शुगर लेवल बढ़ा हुआ है तो बच्चे में फीटल एब्नॉर्मलिटी, जो बच्चा जन्म लेगा उसके अंदर दिक्कतें होगी। और डिलीवरी के दौरान लार्ज फॉर साइज बच्चा है तो वेजाइनल डिलीवरी में दिक्कत होगी। पोस्ट डिलीवरी बच्चे में हाइपोग्लाइसीमिया की संभावना है। सो देयर आर मेनी कॉम्प्लिकेशंस एसोसिएटेड विद डायबिटीज एसोसिएटेड प्रेगनेंसी, और इसलिए देयर इज इट इज ऑलवेज एम्फसाइज्ड दैट प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ब्लड शुगर शुड बी डन। अब जेस्टेशनल डायबिटीज में मैनेजमेंट प्लान एक बार फिर से मील प्लानिंग, आपको स्मॉल मील्स, फ्रीक्वेंट मील्स, एडिक्वेट कैलोरीज दीजिए लेकिन वो हाइपरग्लाइसीमिया ना करावे। छोटे छोटे मील्स हों, डिवाइडेड हों। एक्सरसाइज प्रोग्राम ऐसा होना चाहिए जिसमें कि कैलोरीज बर्न हो, इंसुलिन अच्छे से काम कर रहा हो, लेकिन फीटल डिस्ट्रेस नहीं हो। बहुत ज्यादा यूट्रस पे जोर ना पड़े, नहीं तो कंट्रैक्शन होने लगेगा। हाइपरटेंशन ना करावे। वेट मैनेजमेंट हमें समझाना है कि हमारे बच्चे को अच्छा सा न्यूट्रिशन भी मिले और मेरी माँ जो है उसका वेट ज्यादा ना बढ़े। मेडिकेशंस, यूजुअली मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी के बाद इंसुलिन ही यूज किया जाता है। कुछ एक कंडीशन में ग्लिबुराइड, मेटफॉर्मिन यूज किया जाता है, बट दिस इज अ मैटर ऑफ डिबेट। जहां नहीं कोई उपाय हो वहां आप ये सब यूज कीजिए, अदरवाइज इंसुलिन इज द स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेग्नेंट वुमेन में सेल्फ मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड शुगर मैंने देखा है बड़ी रिस्पॉन्सिव होती हैं, बच्चों का बहुत चिंता करती हैं, तो हमें थोड़ा समय लेके माँ को समझाना चाहिए कि ब्लड शुगर मॉनिटरिंग का क्या इंपॉर्टेंस है, एंड दे डू इट रियली वेरी रिलीजियसली एंड दे डू इट। नाउ अब ये बैकग्राउंड के साथ हमें समझना पड़ेगा कि डायग्नोसिस ऑफ डायबिटीज कब होता है। कितना ब्लड शुगर लेवल हो तो हम डायबिटीज को डायग्नोसिस करेंगे। छोटी बात, हमारे पास पेशेंट आया है, हम कब कहें कि भैया तुमको डायबिटीज है? तो अगर रैंडम ब्लड शुगर लेवल मोर देन 200 है और पेशेंट को क्लासिक सिम्टम्स है, जैसे बार बार पेशाब जा रहा है, बहुत भूख लग रहा है, वजन कम हो गया, जो क्लासिक सिम्टम ग्लूकोसूरिया का है वो है, और रैंडम ब्लड शुगर 200 से ज्यादा है तो वो डायबिटीज हो गया। या पेशेंट का फास्टिंग ब्लड शुगर 126 से ज्यादा है, या 2 आवर पोस्ट प्रांडियल ग्लूकोज आफ्टर 75 ग्राम ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, 75 ग्राम ग्लूकोज पिलाने के बाद 2 घंटे के बाद का ब्लड शुगर 200 से ज्यादा है तो हम डायबिटीज बोलेंगे। HbA1c स्टैंडर्डाइज्ड लैब में स्टैंडर्डाइज्ड मेथड से अगर किया जा रहा है और अगर यह 6.5 से ज्यादा है तो हम डायबिटीज बोलेंगे। जबकि यही जेस्टेशनल डायबिटीज में डिफिनीशन थोड़ा अलग हो जाता है, क्योंकि वहां पे सेंसिटिविटी देखा गया है और वैसे शुगर लेवल देखे गए हैं जहां की बच्चा अफेक्ट हो जाता है, और जिस शुगर लेवल से ज्यादा होने पे बच्चा बिग फॉर एज हो जाए, उसमें फीटल एब्नॉर्मलिटीज आ जाए, ऑब्स्टेट्रिक प्रॉब्लम्स आ जाए, तो वैसे कंडीशंस को हम लोग कहते हैं कि ये जीडीएम है। तो जीडीएम का डायग्नोसिस का थोड़ा सा क्राइटेरिया अलग है। जेस्टेशनल डायबिटीज तब होगा जब फास्टिंग ब्लड शुगर अगर 92 से ज्यादा है, 1 घंटा 1 आवर आफ्टर 75 ग्राम OGTT ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट अगर 180 से ज्यादा है तो डायबिटीज है, एंड 2 आवर्स आफ्टर 75 ग्राम OGTT अगर ब्लड शुगर लेवल 153 से ज्यादा है तो डायबिटीज है। सो दीज आर द वे वी हैव टू डायग्नोज डायबिटीज। मैंने चर्चा करी थी प्री डायबिटीज, मतलब डायबिटीज हुआ नहीं है, डायबिटीज के मुहाने पे, गेट पे आप खड़े हो, अब फूटने वाला है, तो हमें इन पेशेंट्स को भी आइडेंटिफाई करना चाहिए, क्योंकि अगर प्रिवेंटिव मेजर, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन हम इस लेवल में शुरू करते हैं तो पेशेंट को डायबिटीज होने के डेवलप होने से पहले हम रोक लेते हैं, वहां हम बचा लेते हैं। सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट एंड इंटीग्रल पार्ट ऑफ डायबिटीज मैनेजमेंट दैट आई शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई ए पेशेंट हु इज एट रिस्क ऑफ डेवलपिंग डायबिटीज, एंड इफ आई एम एबल टू प्रिवेंट द डेवलपमेंट ऑफ डायबिटीज इन दीज पेशेंट्स, that is something which is the ideal target.
टारगेट। सो ऐसे पेशेंट्स जिनका शुगर इंपेयर्ड फास्टिंग, मतलब अभी डायग्नोसिस के लेवल में तो है, नहीं गया है, लेकिन नॉर्मल भी नहीं है। तो अगर शुगर 100 से 126 के बीच में है खाली पेट वाला, तो डायबिटीज नहीं है, लेकिन भैया अब होने वाला है। उसी तरह ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, इंपेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस 75 ग्राम खिलाने के बाद पोस्ट प्राइमरी ब्लड शुगर 140 से ज्यादा है, 200 से कम है। 200 से कम है तो डायबिटीज तो नहीं कह सकते, लेकिन 140 से ज्यादा है तो भैया अब फूटने वाला है डायबिटीज। उसी तरह HbA1c लेवल 5.7 टू 6.5, 5.7 के नीचे है तो आपको डायबिटीज नहीं है, 6.5 या उससे ऊपर है तो आपको डायबिटीज है, बीच में है मतलब अब आप मुहाने पे खड़े हो, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन शुरू कर दो, नहीं तो साल 2 साल की बात है आपको डायबिटीज डेवलप हो जाएगा। कब कब इंसुलिन के बारे में, समय ज्यादा हो रहा है क्या? ओके, कब कब हमें स्क्रीनिंग करना चाहिए? टाइप 1 के लिए कोई स्पेसिफिक नहीं है, डायग्नोसिस दिखे तब करना चाहिए। टाइप 2 में 45 वर्ष की आयु के बाद एवरी 3 ईयर करना चाहिए। यंगर लोगों में कर सकते हैं अगर रिस्क फैक्टर ज्यादा है, ओबेसिटी है, ओवरवेट है। रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हैं? ओबीज है, फैमिली हिस्ट्री है, फिजिकल इनएक्टिविटी, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, इथनिसिटी, प्रीवियसली पहले अगर उनको प्री डायबिटीज के लक्षण मिले हैं, अगर माँ में जेस्टेशनल डायबिटीज हुआ है या उनका बेबी डिलीवर हुआ है मोर देन 9 पाउंड मतलब 4.5 किलो से या 4 किलो से ज्यादा, ब्लड प्रेशर ज्यादा है, एचडीएल कोलेस्ट्रॉल कम है, ट्राइग्लिसराइड ज्यादा है, पीसीओएस की हिस्ट्री है, एकांथोसिस निग्रिकेंस इंसुलिन रेसिस्टेंस के बारे में बताता है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज एक इन्फ्लामेटरी कंडीशन है जिसके अंदर इंसुलिन रेसिस्टेंस होता है। तो अगर ऐसे रिस्क फैक्टर हैं तो उसमें हमें स्क्रीनिंग करना चाहिए। जेस्टेशनल डायबिटीज में एक बार पास्ट हिस्ट्री है, ओबेसिटी है, यूरिन में शुगर जा रहा है, फर्स्ट डिग्री रिलेटिव में डायबिटीज है, हमें स्क्रीनिंग करना चाहिए। स्क्रीनिंग के लिए जेस्टेशनल डायबिटीज में 1 आवर ग्लूकोज टेस्ट करते हैं 50 ग्राम देके। अगर पोस्ट 1 आवर प्रांडियल ब्लड शुगर लेवल 140 है तो ऐसे में हमें ओजीटीटी करना चाहिए, और ओजीटीटी के डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया हम बता चुके हैं। प्रिपरेशन ऑफ ओजीटीटी फॉर द सेक ऑफ टाइम, ये आप लोगों के लिए अच्छा जानना था कि 8 घंटे का फास्टिंग होना चाहिए, बट फॉर द सेक ऑफ टाइम मैं थोड़ा इसको स्किप कर रहा हूँ। लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करना चाहिए। HbA1c हर 3 महीने पे जांच करना चाहिए, तब तक जब तक कि आप टारगेट लेवल लेस देन 7 पे नहीं आ जाते हैं। एक बार जब पेशेंट टारगेट लेवल में आ जाता है तो एवरी 6 मंथ HbA1c करना चाहिए। जब भी पेशेंट का HbA1c लेवल 7 से ज्यादा है तो हमें अपने ट्रीटमेंट में मॉडिफिकेशन करना चाहिए, इंटरवेंशन को चेंज करना चाहिए, कुछ इंटरवेंशन करना चाहिए ताकि हम उसके टारगेट्स को पा सकें। मॉनिटरिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल, दिस इज द की एलिमेंट, सेल्फ मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल किसी भी डायबिटीज के इलाज का की धुरी होती है, और ये की एलिमेंट है। ग्लाइसेमिक कंट्रोल इज बेस्ट जज्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ सेल्फ ब्लड ग्लूकोज एंड HbA1c। कंटिन्यूअस ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग वगैरह भी आजकल हो रहे हैं, एंड वी शुड नो अबाउट दैट। हॉस्पिटल के अंदर एक स्ट्रिक्ट गाइडलाइन होना चाहिए, एक प्रोटोकॉल होना चाहिए, क्वालिटी कंट्रोल होना चाहिए। बहुत बार हमने देखा है कि हॉस्पिटल के अंदर फॉल्टी ग्लूकोमीटर है, करने का तरीका नहीं आ रहा है, रॉन्ग ब्लड शुगर लेवल रिपोर्टेड हो रहे हैं और उसका ट्रीटमेंट उसी आधार पे चल रहा है। तो मेंटेनेंस ऑफ द इक्विपमेंट शुड बी डन रेगुलरली। मॉनिटरिंग फ्रीक्वेंसी इस बात पे डिपेंड करेगा कि किस तरह का डायबिटीज है और किस तरह का आप थेरेपी ले रहे हैं। इंटेंसिव थेरेपी चल रहा है, कन्वेंशनल थेरेपी चल रहा है, वंस इन ए वीक करना है या डेली फास्टिंग करना है या डेली दिन में 3 बार करना है। जेस्टेशनल डायबिटीज के दौरान डेली दिन में 4 बार करना है, फास्टिंग करना है, प्री मील एंड आफ्टर मील करना है। जहां हमें जितना ज्यादा स्ट्रिक्ट कंट्रोल की जरूरत है वहां हमें उतना ज्यादा फ्रीक्वेंटली मॉनिटरिंग करना पड़ेगा। जहां चीजें नियंत्रण में है, जहां चीजें बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है, वहां फ्रीक्वेंसी कम रखना है। बट सेल्फ मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड शुगर इज द बेसिस और धुरी द एक्सिस ऑफ द ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज। कुछ जनरल गाइडलाइंस, टाइप 1 डायबिटीज इंसुलिन पंप थेरेपी में बहुत ज्यादा बार फ्रीक्वेंसी होता है। टाइप 2 डायबिटीज में प्री मील, पोस्ट मील, वंस इन ए वीक, कंटिन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटरिंग में इट इज डन मोर फ्रीक्वेंटली।
जेस्टेशनल डायबिटीज में फास्टिंग में करना है, 1 to 2 आवर आफ्टर ईच मील करना है, फिजिकल एक्टिविटी करो उस समय करना है, हाइपोग्लाइसीमिया के फीचर हो उस समय करना है, पेशेंट अगर हॉस्पिटलाइज हो जाए या इलनेस हो जाए तो ऐसे केसेस में एवरी 4 to 6 आवर आपको ब्लड शुगर मॉनिटरिंग करना चाहिए। मैं इन सब चीजों का एक क्रक्स सिर्फ इसलिए दे रहा हूं कि हमें डायबिटीज को समझना है, डायबिटीज में इंटेंसिटी ऑफ मॉनिटरिंग क्या होनी चाहिए वो हमें जानना चाहिए। Unless you monitor it, you don't know what you are treating. Unless you monitor it, you don't know what you have to treat and how much you have to treat. इसलिए monitoring becomes a very important aspect in management of diabetes. अब आ जाइए टारगेट प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल, बहुत ही सिंपल 3 लाइन, HbA1c को 7 के नीचे रखना है। वैसे इसके बारे में बहुत सारे गाइडलाइन है, हमें इंडिविजुअलाइज करना है, यंगर पेशेंट है, लॉन्गर लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, उसमें हम चाहते हैं बहुत स्ट्रिक्ट करें ताकि कोई कॉम्प्लिकेशन उसमें ना डेवलप हो, उसमें 6.5 के आसपास रखने का है। अब 70 साल का आदमी है, कोई कॉम्प्लिकेशन भी हो गया, हार्ट अटैक भी है, किडनी फेल भी है, तो उसमें HbA1c 7.5-8 भी है तो चलेगा। So we have to avoid hypoglycemia there. So targets has to be individualized, but एक general target मैं बता दूं कि HbA1c को 7% के नीचे रखिए, प्री प्रांडियल मतलब फास्टिंग ब्लड शुगर को 70 से 130 के बीच में रखिए, और पोस्ट प्रांडियल प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल जो है इसको लेस देन 180 रखिए। गोल्स को इंडिविजुअलाइज करना है डिपेंडिंग अपॉन द रिस्क फैक्टर्स एसोसिएटेड विद। अब कुछ शब्द HbA1c के बारे में, ये एक लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ डायबिटीज के बारे में बताता है, इसको ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन करते हैं, यूजुअली 3 महीने का बताता है, बट मोर देन 50% ऑफ दैट इज अकाउंटेड बाय ब्लड शुगर लेवल ऑफ पास्ट 1 month ओनली। इसके कुछ अपने लिमिटेशंस हैं, जहां की हीमोग्लोबिनोपैथीज हो, हिमोलिसिस हो, उसमें ये रिपोर्ट्स डिपेंडेबल नहीं होते हैं। और ग्लाइसेमिक वेरिएबिलिटी, हाइपोग्लाइसीमिया और हाइपरग्लाइसीमिया अगर हो रहा है तो ये नहीं बता पाएगा, क्योंकि ये एवरेज ब्लड शुगर लेवल बता पा रहा है। बट इसके कुछ बेनिफिट्स हैं, ये नॉन फास्टिंग लेवल में कभी भी रैंडम पेशेंट आएगा तो HbA1c ले लो और आपको पिछले 3 महीने का एवरेज पता चल जाएगा। सो इसका ये बहुत बड़ा बेनिफिट है कि पॉइंट ऑफ टेस्ट है, जब आया तब ले लो, आपको ओवरऑल कंट्रोल चला जाएगा। और ओवरऑल ग्लाइसीमिया में कितना इंप्रूवमेंट है, इंटेंसिफिकेशन ऑफ ट्रीटमेंट करना है या नहीं करना है, ये हमें HbA1c पता चल जाता है। अब बहुत बार पेशेंट को हम लोग देखते हैं कि यूरिन में और ब्लड में हमें कीटोन चेक करना पड़ता है। कीटोएसिडोसिस के केस में कीटोन फैट मेटाबॉलिज्म का बाई प्रोडक्ट है, जब प्रॉपर मेटाबॉलिज्म फैट का नहीं होता है तो कीटोन बनने के कारण शरीर में एसिडोसिस हो जाता है, पेशेंट को डिहाइड्रेशन हो जाता है। डिपस्टिक मेथड से चेक करते हैं, ब्लड में भी चेक करते हैं, यूरिन में भी चेक करते हैं, एंड दीज आर यूजुअली very much needed in cases of emergency when patient gets admitted or patient develops ketoacidosis. कब करना है? ब्लड शुगर लेवल लगातार 300 के ज्यादा रहे, या पेशेंट सिक हो जाए, स्ट्रेस्ड है या प्रेग्नेंट है, वैसे में कीटोएसिडोसिस के चांस ज्यादा होते हैं। टाइप 1 डायबिटीज में 240 से ज्यादा ब्लड शुगर लगातार बना हुआ है तब कीजिए। पेशेंट को एक्यूट डायबिटीज के पेशेंट को एक्यूट इलनेस, इन्फेक्शन हो जाए, स्ट्रेस हो जाए, ट्रॉमा हो जाए, सर्जरी हो जाए, कीटोन जरूर देखा कीजिए। हम लोगों को देखने की आदत नहीं है, हम लोग ब्लड शुगर के लेवल पे इंसुलिन ठोकते रहते हैं। We need to identify that is this patient having ketoacidosis also, because that will affect our line of management. अब अगर पेशेंट को सिम्टम्स हाइपरग्लाइसीमिया के हैं और उसके साथ उसको नोजिया, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, फीवर, फ्रूटी ब्रेथ ओडर अगर प्रेजेंट है, बिल्कुल फल जैसा स्मेल आ रहा है, सांस में बुखार है, पेट में दर्द है, जी मछली उल्टी, ये सब चीजें हैं, तो ये सब कीटोएसिडोसिस के लक्षण हैं और ऐसे पेशेंट्स में कीटोएसिडोसिस के बारे में देखना चाहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंट हियरिंग। आई होप हमने एक अच्छा इंट्रोडक्शन आप लोगों को दे दिया, ओवरऑल एक पिक्चर दे दिया डायबिटीज के बारे में, सो दैट डायबिटीज के बारे में हम लोग समझ सकें, कम से कम आइडेंटिफाई कर सकें पेशेंट्स को, और उस पेशेंट में हमें क्या करना चाहिए, किस समय क्या नापना चाहिए, कैसे आइडेंटिफाई करना चाहिए, अगर पहली बार हमारे क्लिनिक में आया तो कैसे डायग्नोसिस करनी चाहिए। दीज थिंग्स I have tried to explain, और अगर आप लोगों के पास कोई प्रश्न है तो you all are welcome, please ask. I think Dr. KP, we will be keeping the questions at the end of the program. Perfect, so sir. we are slightly running behind the schedule. So thank you. It was a very nice exposition, and you have really set the stage for a wonderful evening. And now I would request Dr. Nishant